ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैंने उस पिछली चर्चा का अंत पकड़ा था। मुझे वह बात वाकई दिलचस्प लगी। इस सत्र के अंत में मैं आप सभी को एक क्यूआर कोड और उसके साथ कुछ टेक्स्ट दिखाऊंगा, और वह एक बिना रुके होने वाला गुमनाम प्रस्ताव होगा जिसमें दो संपत्तियों का आदान प्रदान किया जाएगा। और चूंकि ये तो बस एक डेटा ही है तो इसे आप रेगुलेट कीजिए, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं यह जानकारी जहां चाहूं वहां रख सकता हूं और ये संरक्षित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम एंड्रयू स्टोन है। मैं 2012 की शुरुआत से बिटकॉइनर हूँ, और फिर मैंने एक संगठन शुरू किया जिसका नाम बिटकॉइन अनलिमिटेड है, जिसने ब्लॉकचेन स्केलिंग युद्धों में भाग लिया। हम हार गए और अब हम यहाँ हैं, है ना। मैं यूएस एमहर्स्ट में ब्लॉकचेन का कोर्स भी पढ़ाता हूँ, और ये मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो जब बिटकॉइन पहली बार बनाया गया था, उसमें कई सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी नवाचार शामिल थे। मैंने उन्हें ऊपर लिखा है। इसने साउंड मनी का एक मजबूत कार्यान्वयन किया। इसने लोगों को अपनी संपत्ति पर नियंत्रण दिया, एक सार्वजनिक और स्थायी वैश्विक रिकॉर्ड बनाया, सीधे वैश्विक लेन देन संभव किए, और ब्लॉकचेन से स्वतः लागू होने वाले अनुबंध पेश किए, जैसे आप एथेरियम के बारे में जानते हैं। लेकिन हकीकत में इसकी शुरुआत ही बिटकॉइन में हुई थी। तो फिर क्या हुआ? असल में 2010 में कुछ बग्स आ गए थे जिससे लोग घबरा गए और बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग को हटा दिया गया। ऑप रिटर्न को लगभग 2012 में वास्तव में कम कर दिया गया था। हाल ही में इसे फिर से बढ़ाया गया है, लेकिन इससे क्लर्ड कॉइन्स नामक एक एसेट सिस्टम खत्म हो गया था। तो बिटकॉइन में ज़्यादातर नवाचारों को कम महत्व दिया गया है, सिवाय एक के, और वह है स्मार्ट मनी। मेरा मतलब है साउंड मनी। और शायद यही एक उपयोग इतना महत्वपूर्ण है कि यह बाकी सभी नवाचारों को छोड़ देने को सही ठहराता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिटकॉइन के इस विकास में कुछ दुखद है, और इसकी वजह यह है कि साउंड मनी वास्तव में कोई बहुत बड़ा नवाचार नहीं है, है ना। ये डिजिटल गोल्ड है ना। सोना तो पहले से मौजूद है, और बिटकॉइनर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इस अंतिम नारे में कुछ बेहद दुखद है। बिटकॉइन न कि क्रिप्टो, है ना। बिटकॉइन समुदाय में कुछ लोग इसे मूल विचारों से अलग करने की कोशिश में हैं, जिनसे क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई। तो भले ही बिटकॉइन शायद सबसे अच्छी साउंड मनी है, लेकिन साउंड मनी अपने आप में उन कुछ अन्य चीज़ों की तुलना में नवाचारी नहीं है जिन्हें प्रभावी रूप से हटा दिया गया है ना। मैं बहुत तकनीकी बहसों में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग अभी भी बिटकॉइन में मौजूद है, बस ये लगभग बेकार है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, शायद हमें ये अन्य गुणों की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इंटरनेट पहले से ही परफेक्ट है, तो हमें कोई और समस्या हल करने की ज़रूरत क्यों होगी, है ना। आज के इंटरनेट को देखकर यह दावा करना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर हर जगह झूठ और गलत जानकारी फैली हुई है, और जैसे जैसे विज्ञापन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, मैंने ये कुछ स्क्रीनशॉट्स कल रात ही लिए थे, है ना। तो लगभग पूरी सूचना अर्थव्यवस्था को विज्ञापन के पैसों से चलाने की यह एक निष्फल कोशिश है। और मैंने लगभग इसलिए कहा क्योंकि जाहिर है अब वेबसाइट्स के लिए कमाई का एक नया तरीका है, और वह है आपसे जितनी ज़्यादा हो सके व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करना, और उसे आप जानते हैं अपने 600 करीबी पार्टनर्स को बेच देना, है ना। तो भले ही आप भुगतान करना चाहें, यह भी मुश्किल है, आप जानते हैं। मैं किसी लेख के लिए भुगतान नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बजाय मुझे अपने खाते से हर हफ्ते $1 कटवाने के लिए साइन अप करना पड़ता है ना। तो कुल $50।
और जाहिर है अभी अभी अमेज़न के डार्क पैटर्न साइन अप के बारे में एक हेडलाइन आई है ना? जैसे किसी व्यवसाय के पास आपके बैंक खाते से समय समय पर पैसे निकालने की क्षमता होना बुनियादी रूप से गलत है और फिर आपको उस व्यवसाय से संपर्क करना पड़ता है ताकि ऐसा ना हो, जबकि इसके बजाय आप अपने बैंक खाते में ही भुगतान को रोक सकते हैं। ठीक है, और एक व्यक्तिगत बयान के तौर पर भी अमेज़न ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मेरा पैसा कहाँ है ना? तो किसी ने किसी पर मुकदमा किया, 2.5 अरब डॉलर भेजे गए। उसमें से मेरा पैसा कहाँ है? ठीक है, साथ ही ऐसे इंसान मत बनो। तुम जानते हो, मुझे लगता है कि ये थोड़ा धुंधला है, इसलिए तुम देख नहीं सकते। मैं समझाता हूँ। सिर्फ 1 महीने पहले किसी ने ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा, हे भगवान, मैंने गिटहब पर कुछ पोस्ट किया। जैसे मैंने एक पीआर के बारे में शिकायत की। गिटहब ने मेरा अकाउंट बंद करने का फैसला किया, जिसे मैं सिंगल साइन ऑन के तौर पर 10-15 अन्य डेवलपर अकाउंट्स के साथ इस्तेमाल कर रहा था। तो पिछले 10 सालों में मेरी पूरी ऑनलाइन पहचान लॉक हो गई है ना? वो सब चला गया, मेरा सारा काम चला गया, मेरे बाकी सारे कनेक्शन है ना, सिंगल साइन ऑन, मेरे बाकी सारे जैसे स्टैक एक्सचेंज और सब कुछ सब चला गया। तो उस व्यक्ति ने क्या गलत किया? असल में उन्होंने अपनी पहचान एक केंद्रीकृत तीसरे पक्ष को सौंप दी, जो एक व्यवसाय भी है। अगर व्यवसाय सबसे छोटा और प्रभावी रास्ता ढूंढना चाहता है समाधान के लिए, जो संभवतः किसी का अकाउंट रोकना हो सकता है ना? कम से कम अगर यह सरकार द्वारा जारी पहचान होती तो आप शिकायत कर सकते थे और जज के सामने जा सकते थे, है ना? आपकी गिटहब पहचान में कोई जज नहीं है। ठीक है, तो मैं क्रिप्टो कहता हूँ, बिटकॉइन नहीं। चलिए वापस चलते हैं उन शुरुआती विचारों पर जो वास्तव में चीज़ों को नवाचारपूर्ण बनाते हैं। ब्लॉकचेन मूल रूप से पहचान, स्वामित्व और विनिमय की एक भाषा है। हमने ये खो दिया है जब हम इन संपत्तियों से ETF बनाते हैं और केवल बिटकॉइन को मजबूत मुद्रा के रूप में देखते हैं। कुछ उदाहरण, कुछ छोटे छोटे टीजर। ठीक है, मैंने दो वेब पेज दाईं ओर रखे हैं। ये जाहिर तौर पर प्रोटोटाइप और साधारण चीज़ें हैं। आप इसे आज वेब पर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा किया हुआ काम है। अगर आप लॉग इन करना चाहते हैं तो अपना फ़ोन लें, उसे QR कोड पर दिखाएं और स्कैन लॉग इन पर क्लिक करें, बस हो गया। और आपका पासवर्ड कभी भी इंटरनेट पर नहीं भेजा जाता, ये तो ब्राउज़र तक भी नहीं भेजा जाता है ना। ये एक चैलेंज ऑथेंटिकेशन स्कीम का इस्तेमाल करता है। इसीलिए अगर कोई हैकर ब्राउज़र के जावास्क्रिप्ट में फर्जी कोड डाल दे ताकि वह आपका पासवर्ड चुरा सके, तो भी ये स्कीम उसके साथ काम नहीं करेगी। इसका मतलब है कि आपकी डिजिटल पहचान एक क्रिप्टो वॉलेट से जुड़ी होती है, जिससे आपकी पहचान पर आपका स्वामित्व होता है और कोई भी आपका अकाउंट बंद नहीं कर सकता या आपको साइट्स में लॉगिन करने से नहीं रोक सकता। आखिर हमारे पास छोटे भुगतान क्यों नहीं हैं? और मुझे लगता है कि कॉइनबेस भी यहाँ X402 प्रोटोकॉल के साथ कुछ दिलचस्प कर रहा है। ये एक और तरीका है। उस QR कोड को स्कैन करें और इस खाते में $1 जमा करें। इससे आपको 1 GB मासिक स्टोरेज मिल जाएगी। बस हो गया। कोई ईमेल सत्यापन नहीं, कुछ भी नहीं। आपको स्टोरेज चाहिए, उस QR कोड को स्कैन करें, ये रही आपकी स्टोरेज। यही वह बात है जिसके बारे में मैं शुरुआत में बात कर रहा था। वह QR कोड नेस्टा के लिए लेन देन और संपत्ति के आदान प्रदान का एक एटॉमिक ऑफर है। आप उसे स्कैन करके ट्रेड कर सकते हैं और इसे किसी भी सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। जहां भी आपको जानकारी पोस्ट करने की अनुमति है, आप वह QR कोड या उसके पीछे का टेक्स्ट पोस्ट करके आदान प्रदान कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी के लिए ETF आदि की मध्यस्थता या पुनः मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है कि नेस्टा इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कर सकता है, और यही वह जगह है जहां मुझे उम्मीद है कि हम क्रिप्टो करेंसी के साथ जा सकते हैं, सिर्फ नंबर बढ़ने या आप जानते हैं
क्या यह साउंड मनी है, इस पर विचार करने के बजाय। धन्यवाद।